तो नमस्कार साथियों, आज हम एक्शन रिसर्च और इनोवेशन बीएड सेकेंड ईयर का PE8A पेपर ओके एक्शन रिसर्च इनोवेशन, उसमें से एक्शन रिसर्च क्या होता है तो हमने बात कर लिया था, उसके टाइप्स के बारे में बात कर लिया था। आज हम देखेंगे कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च। ओके, कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च मैं एक कुछ स्टेप आपको लिख दिया हूँ, ये लिख लीजिए आप थोड़ा सा, नहीं तो प्रोसीजर एंड स्टेप इन एक्शन रिसर्च, प्रोसीजर एंड स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या क्या प्रोसीजर होगा और क्या क्या स्टेप्स होगा, ओके, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। एक्शन रिसर्च कहाँ किया जाता है कि स्कूल लेवल बच्चों को लेके टीचिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, जो हम अमूमन फेस करते हैं स्कूल में, ओके, उन सब के बारे में क्या प्रॉब्लम है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप लिस्टिंग द प्रोबेबल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, किसकी वजह से, व्हिच आर द कॉजेस फॉर दिस प्रॉब्लम, क्या क्या कारण हो सकते हैं। ओके, द प्रोबेबल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। नंबर थर्ड, एनालाइजिंग द प्रोबेबल कॉज एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। ओके, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमको तो एक हाइपोथेसिस करना होगा ना, है ना। तो एनालाइजिंग द प्रोबेबल कॉज एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, ये स्टेप हम एक एक को डिटेल में समझेंगे। ओके, पहले आप नोट तो कर लीजिए, नहीं तो वो लिख रही है और दो तीन तो गायब हो गया तो हो गया। ओके, इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए प्रोसीजर। ओके, पहले हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, दूसरा उसका क्या कॉज हो सकता है उसको लिस्ट करना है, फिर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके ओके एक हाइपोथेसिस देना है, फॉर्मेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, देन एक्शन प्रोग्राम। हमको चीजें करना है, वो प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ओके, जो जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमको चाहिए, जो डाटा हमको वो करना होगा। ओके, उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन। उसके बाद क्या, जो डाटा हमने लिया उन डाटा को हम एनालिसिस करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारे हाइपोथेसिस जैसे हमारा कंक्लूजन क्या है उसको हम देखेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द एक्शन प्रोग्राम। ओके, जो हमने किया उसका इवैल्यूएशन तो बनना चाहिए ना, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्शन प्रोग्राम। मेरे को अच्छा ही थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दे रही है, मुझको पता है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ओके, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्शन प्रोग्राम। नेक्स्ट फॉलो ऑफ द शेयरिंग रिजल्ट, और जो रिजल्ट आप पाए उसको हम शेयर करेंगे। समझ में आया? स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप। ओके, ईच स्टेप को हमको डिटेल में लिखना है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो बी सीरियस एंड राइट इट डाउन। तो फिर जैसे कि हमने सारे स्टेप को लिख लिया था, सबसे पहला स्टेप कौन था, क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। देखिए, हमको प्रॉब्लम ढूंढना है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नोट लिखा नहीं गया है, इजी नोट लिखा गया है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। तो प्रॉब्लम refers to an area about which a teacher is sufficiently concerned and in which he wants to bring about improvement. Okay, and try out new procedure and practices. देखिए फिर से, what do you mean by problem in school? The problem refers to the area about which a teacher is sufficiently concerned, जिसमें एक टीचर बहुत ध्यानपूर्वक तो कहना गलत होगा, ओके, he give time to solve that procedure, okay, in which he wants to bring about improvement, okay, जिसमें कि वो improvement करना चाह रहा है, तो जैसे कि क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो he wants to improve in that particular process. That's if suppose I am a teacher and I am going to take a class and I cannot handle the classroom situation, the students are disturbing the class only. If I does not want to improve my condition, classroom condition, then it will be used to, okay, the student are irresponsible during my classes, so it's the role of the teacher to control the class. Okay, सही है ना। So this is the problem. Suppose that this is the problem. Okay, sufficiently concerned in which he wants to bring improvement to try out new procedure and practices. Okay, a teacher has to identify the problem upon which he or she wants to do research. Okay, और क्या, टीचर को ये ढूंढना चाहिए कि जिसके ऊपर वो रिसर्च करना चाहिए। द प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम को लेकर आपके अंदर माइंडसेट होगा ना, आप जाएंगे स्कूल में, आप कौन सा एक्शन रिसर्च करेंगे, ये आप खुद को देखना होगा। क्या मैं बच्चों बहुत सारे बच्चे जो क्लास में नहीं आ रहे हैं, हाउ टू इम्प्रूव दी साइंस लर्निंग इन द क्लासरूम, हाउ टू इम्प्रूव मैथ स्टैंडर्ड इन द क्लासरूम, ओके, हाउ गेट इन्वॉल्व स्टूडेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेसेस, दिस आर द प्रॉब्लम्स। ओके, सही है, तो टीचर को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो किस तौर से रिसर्च करना चाह रहा है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज कंसीडर्ड इन एक्शन रिसर्च, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम कंसीडर्ड इन एक्शन रिसर्च। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द इश्यूज अंडरलाइनिंग द अचीवमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज गैप। ओके, पहला क्या, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द इशू ऑफ अंडरलाइनिंग अचीवमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी गैप्स। ओके, ऐसा नहीं कि हम सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 बच्चों का आप ठीक से ट्रीट कर रहे हैं और बाकी बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, आप जैसा करो, है ना। सेकंड इज इवैल्यूएट एन एजुकेशनल प्रोग्राम। ओके, और जिस एजुकेशन को हम डील कर रहे हैं उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। गैप एंड सेक्शन में इवैल्यूएट एन एजुकेशनल प्रोग्राम। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम मे बी लोकेटेड इन द क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड और एनीवेयर इन द स्कूल कैंपस। ओके, हम किसी भी जगह पे हमारा प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, मतलब इश्यूज आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह में, स्कूल के लाइब्रेरी में अगर बुक सफिशिएंट ना हो,
है ना। लेबोरेटरी है, वहाँ पर केमिकल है नहीं, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है तो हायर क्लासेस में। ओके, एक्सपेरिमेंट जो होना चाहिए वो नहीं है, दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम। यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, ये रहा आपका पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप चाहें तो कुछ और ऐड भी कर सकते हैं, सही है, पहले इतना तो लिख लो। ओके, सही है, जल्दी लिखिए। ओके, तो देखिए, तो तीसरा है लिस्टिंग द प्रोबेबल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। लिस्टिंग द प्रोबेबल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा सा लिखा ही ज़्यादा हो गया है, मैनेज कर लीजिएगा। 4 लाइन 5 लाइन ही है आपके लिए, कौन सी बड़ी बात है। एट दिस स्टेप द प्रॉब्लम इज एग्जामाइंड एंड केयरफुली एनालाइज्ड। ओके, इन दिस स्टेप द प्रॉब्लम इज एग्जामाइंड एंड केयरफुली एनालाइज्ड। हम प्रॉब्लम को केयरफुली एनालाइज करते हैं। ओके, सोचते हैं उसके बारे में किस तरीके से, क्या इसका कॉज है। ओके, किस लिए ये प्रॉब्लम हमारे हमारा आया है। ओके, हमारे सामने आया। देन द स्टेप वी आर टेकन टू लिस्ट द पॉसिबल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप क्या होगा, ओके, हम उसको एनालाइज करेंगे और क्या इसका एप्रोप्रिएट कॉज है। ओके, क्या क्या इसका कॉज हो सकता है, किस लिए ये जनरेट हुआ, इसको हम देखेंगे। देन मल्टीपल सोर्स ऑफ डाटा आर यूज्ड टू बेटर अंडरस्टैंड दिस स्कोप। ओके, और उसके बाद मल्टीपल सोर्स से डाटा को यूज करेंगे टू बेटर अंडरस्टैंड दिस स्कोप हैपनिंग इन द क्लासरूम एंड स्कूल। जैसे कि हम आपको कोई क्वेश्चन, बचपन से ही मैं बात करता हूँ, जब आपको एक डाटा दिया जाता है, ओके, मैथ का क्वेश्चन समझ लीजिए, तो आपको वहाँ पे देखा जाता है, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आपको उस क्वेश्चन से ढूंढना है कि देखो कि इसमें से ढूंढो तो पूछा क्या गया है ना। इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, इस सब को आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है। ओके, आपने एनालाइज कर लिया, प्रॉब्लम तो आपने देखा, उसको उस प्रॉब्लम को अच्छे से आप एनालाइज किया, मतलब आपको ये पता चला कि इस क्वेश्चन में मेरे को पूछा क्या गया है। ओके, एंड उसके बाद, ओके, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन निकालना चाहोगे। ओके, किस तरीके से करेंगे, एक आपने एक फॉर्मूला लगाया, उससे काम नहीं बना, फिर और एक फॉर्मूला लगाया, उससे भी काम नहीं बनाया, आपका आंसर गलत आ रहा है, फिर एक और फॉर्मूला लगाया, तब जाके सही। मतलब क्या, आप मल्टीपल फॉर्मूलाज को यूज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, है ना, उस तरीके से। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मल्टीपल सोर्स ऑफ डाटा आर यूज्ड टू बेटर अंडरस्टैंड द स्कोप इन हैपनिंग इन द क्लासरूम। तो ये एग्जांपल थोड़ा अलग हुआ लेकिन सेम है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर हाउ एक्यूरेटली ही और शी लीड्स द कोर्स। ओके, इट्स डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर हाउ एक्यूरेटली ही और शी लीड्स द कोर्स। और मैं जो प्रॉब्लम मैथ का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी, ओके, सही क्वेश्चन को सही फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। हम जब कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे फॉर्मूला लगाते आते जाते, अगर आप का अंदर स्किल अच्छा है, आप थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सिंसियर से रिवीजन करते हैं, तो आप एक्यूरेटली, ओके, आप एक या दो बार में सही फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल लो। ओके, वैसे ही द प्रोबेबल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में टीचर का, अगर वो इफेक्टिव टीचर है तो वो बहुत जल्दी ही उसको लिस्ट कर लेते हैं, है ना। सही है, देखिए, आप अपने दोस्तों के बीच में जब आप जाते हैं किसी को बताने कि भैया मेरे को इस चीज़ थोड़ा सा बता दो, अगर वो एक ही झटके में उसको अच्छे से देख के उसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है आपको अगर बता दे, एक ये पक्ष गया और दूसरा पक्ष आप किसी के पास गए, वो ढूंढ ही नहीं पा रहा क्या पूछा है, तो आप देख रहे हैं ना, आप खुद महसूस कर लेंगे कि एफिशिएंट कौन है हम दोनों में से। सही है, ये 3 नंबर गया, समझ में आया होगा शायद। नंबर 4, 4 टू 5 टू पॉइंट, एक एक स्टेप आपका जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा। ओके, सही है। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम कॉज एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम कॉज एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। ओके, हमने कॉज को देखा, ओके, उसको उस प्रॉब्लम में क्या क्या कॉज हो सकता है उसको तो देखा। हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव सॉल्यूशन, या हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन और assumption which is temporarily accepted as true for all times to come। ओके, हम टेम्पोरली उस हमारा हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हैं। ओके, इट्स ए टेंटेटिव सॉल्यूशन और ये एजम्पशन हम एज्यूम करते हैं। ओके, उसके बाद तो देखते हैं, लेट्स एज्यूम द हाइपोथेसिस दिस इज, एंड जब हम लास्ट में निकालते हैं तो अगर हमारे हिसाब से रिजल्ट आया, ऑब्जर्वेशन आया, तो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और अदरवाइज इट इज ए नल हाइपोथेसिस। ओके, ऐसा करते हैं ना। सही है। After the cause of the problem listed, okay, after the cause of the problem are listed, the researchers try to analyze the cause। okay, आप जब लिस्ट कर लिए उसके बाद रिसर्चर क्या करते हैं, एनालाइज द कॉज एंड अटेम्प्ट टू फॉर्म एक्शन हाइपोथेसिस। उसके बाद हम जब प्रॉब्लम लिस्ट कर लिए उसको एनालाइज करके हम क्या करेंगे, एक्शन हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, एक हाइपोथेसिस हम फॉर्म करेंगे। बिफोर अराइविंग एट द एक्शन हाइपोथेसिस, द रिलेशन बिटवीन द स्टार्टेड रिजल्ट एंड डिफिकल्टीज ऑफ द प्रॉब्लम should be well stabilized, should be well established already। okay, should be well established। सही है। Before arriving at action hypothesis, the relation between the started result and the difficulty of the problem should be established। पहले हम तय कर लेंगे। सही है। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, लिखिए अच्छे से इसको। ओके, इसके बाद इसके नीचे और थोड़ा सा लिखना है हमको। ओके, तो 3 और 4 लिखो जल्दी, फिर हम आगे लिखेंगे। ओके, तो ये पॉइंट किसका पता है ना आपको, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम कॉज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। ओके, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, इट गिव्स द डायरेक्शन टू द रिसर्च। ओके, हम अगर एक हाइपोथेसिस ले लेंगे तो हम एक विचारधारा के ऊपर हम काम करेंगे। ओके, सही, हम एक वन डायरेक्टेड वे में हम अपना काम, हमारा रिसर्च करेंगे कि हमने ये हाइपोथेसिस लिया है तो इसके हिसाब से मुझे क्या सही है, मैं वो काम करूंगा, है ना।
एंड डिफाइन व्हाट इज रिलेवेंट। ओके, जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए रिलेवेंट है, जो मेरे एक्शन स्टेप्स के लिए हित में है, ओके, मैं वो करूंगा। ओके, और ऐसे ही अननेसेसरी इररिलेवेंट टॉपिक को मैं अगर उठा के अपने पास रखूं और मैं सोचूं कि मैं एक्शन रिसर्च अच्छे से कर लूंगा, तो ये नहीं हो सकता। ओके, सही है। इफ यू आर वांटेड टू बी सक्सेस इन एनी एग्जाम, ओके, देन यू हैव टू रीड द रिलेवेंट कंटेंट। ऐसा नहीं कि दुनिया भर की चीजें पढ़ के आप जा रहे हो, नहीं, जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके जो मापदंड है, सिलेबस है, उसी को, दैट इज द रिलेवेंट। ओके, आप सिर्फ उतना ही पढ़ के जाइए इन कॉम्पिटिटिव केसेस। ओके, और आप वो उजुल फुजुल बहुत सारी चीज़ों को देख के ऐसे ही जाएंगे तो नहीं हो सकता, है ना। तो इन दिस एरा, ओके, एवरीबॉडी आर डूइंग इररिलेवेंट थिंग इन केसेस सच एज थोड़ा सा ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं। ओके, जो आपके एम में, जो आपके गोल में जो टॉपिक है ही नहीं, आप थोड़ा सा अगर बोर हो रहे हो तो देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पढ़ना ही आपको रिलेवेंट टॉपिक में है। ओके, सही है, ठीक है। डिफाइन व्हाट इज रिलेवेंट एंड व्हाट इज इररिलेवेंट। ओके, आपका हाइपोथेसिस आपको बता देगी कि व्हाट इज रिलेवेंट एंड व्हाट इज इररिलेवेंट। फोकस अटेंशन ऑन स्पेसिफिक पॉइंट। ओके, हमारा जो फोकस है वो स्पेसिफिक पॉइंट्स में आ जाता है उसके बाद। सही है। आज मैं मेरे को अगर फोन में मेरा 10 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा है तो मैं फोन को स्विच ऑफ करके रख लूंगा, या फिर रिचार्ज नहीं करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन फोन से थोड़ा सा दूर रहूंगा, ताकि मेरा कुछ टाइम, मेरा कुछ फोकस अपनी पढ़ाई पे रिलेवेंट कंटेंट में चला जाए, है ना। आप मोबाइल देख रहे हैं, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ सिर्फ। ओके, आप देखेंगे, आप एक रिलेवेंट कंटेंट को खोजते हुए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, क्रिकेट हो गया, आप कपिल शर्मा का हो गया, न्यूज़ हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे रिलेवेंट टॉपिक जो आपके काम का है ही नहीं, लेकिन आप देख रहे हो, है ना। वीडियो तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो शॉर्ट्स है ना, ये दिमाग खराब कर रहा है, मेरा भी कर चुका है। ओके, सो ट्राई टू गिव योर टाइम इन यूट्यूब और एनीथिंग इन रिलेवेंट कंटेंट। सही है। देखिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, तो हम भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट्स ही हैं। ओके, सही है। तो आपको ये देखना है चीज़, ठीक है, अटेंशन ऑन स्पेसिफिक पॉइंट, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विद ग्रेटर क्लैरिटी। ओके, हम अगर अपने प्रॉब्लम को लेकर क्लियर है कि इस चीज़ से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ओके, सो you have to get then we have to have providing such things that it will help in us to concentrate on studies. Okay, clarity and sort is a framework for drawing conclusion. It is guide the thinking process. It guides the thinking process. It guides the thinking process. It's all about the analysis of probable cause and formulation of action hypothesis. तो आज हम जो पढ़ रहे थे conducting action research प्रोसीजर एंड स्टेप में 7 पे पढ़ रहे थे, उसमें से हम 3 कर लिए हैं और 5 स्टेप हम अगले वीडियो में कर लेंगे। आप इतने को अच्छे से लिखिए और पढ़ते रहिए। सही है।